हाय दोस्तों, टेक्निकल स्टडी कैंपस हरदा में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युतिक मापक यंत्र। और देखिए, वैद्युतिक मापक यंत्र में हम ऑलरेडी 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे माप यंत्रों की माप सीमा में विस्तार करना। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था तब वहाँ पर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ही कम माप सीमा का मापन करते हैं। तो हमें इनकी माप सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो हम किस प्रकार से बढ़ाते हैं, आज के इसी लेक्चर में उसी को देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अमीटर की माप सीमा को बढ़ाना। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा हूँ। अमीटर है ना, और ये आपका सीरीज में लगा हुआ है। इसका आंतरिक प्रतिरोध, मीटर का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर मैंने आरएम दिखाया हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर कॉइल होती है। तो कॉइल का अपना खुद का एक प्रतिरोध होगा जिसे मैंने आरएम लिखा हूँ। जैसे आप लोग डीसी मोटर में रेजिस्टेंस आर्मेचर का लिखते हो, है ना, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि आरएम आपका क्या है, मीटर का प्रतिरोध है ना। मीटर प्रतिरोध मैंने यहाँ पर लिखा हूँ आरएम, ठीक है। और ये जो करंट है, मीटर की करंट आईएम है ना। तो आईएम बराबर क्या है कि वह धारा जो ये मीटर अधिकतम माप सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीटर की धारा, ठीक है। मतलब ये क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब अगर यह मीटर की मैक्सिमम कैपेसिटी है कि ये 10 मिली एम्पियर धारा को माप सकता है, तो ये 10 मिली एम्पियर धारा क्या है, ये आईएम है। मतलब कि वह धारा जिसे मीटर आसानी से बिना किसी परिवर्तन के माप सकता है, ठीक है। अब मान लो कि आपको इस मीटर की रेंज को आईएम से आई एम्पियर तक बढ़ाना है। मतलब आई क्या है, आपकी वह धारा है जहां तक आपको इस मीटर की रेंज को बढ़ाना है, ठीक है। मतलब आप इसको लिख सकते हो कुल धारा, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि वह धारा जहां तक मीटर की रेंज को बढ़ाना है। देखो स्टूडेंट, कई छात्रों को इसी में प्रॉब्लम होती है कि आई क्या है, आईएम क्या है। तो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को स्पष्ट लिखा हूँ कि आरएम क्या है, आपका मीटर का आंतरिक प्रतिरोध है। आईएम मीटर की वह धारा है, मतलब जिसे मीटर बिना परिवर्तन के आसानी से माप सकता है। आई क्या है, कुल धारा या वह धारा है जहाँ तक आपको मीटर की रेंज को बढ़ाना है ना। अब देखो, अगर आपको इस मीटर की रेंज को बढ़ाना है तो आप क्या करते हो, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक प्रतिरोध लगाते हो, है ना। और पैरेलल में प्रतिरोध लगाने से आपको पता है कि क्या होता है, पैरेलल में करंट आपकी डिवाइड हो जाती है ना। और यहाँ पर आप लोग वोल्टेज अप्लाई करते हो। यहाँ पर ये वोल्टेज अप्लाई किया आपने V, है ना। यहाँ पर ये करंट आई है जहाँ तक आपको क्या बढ़ाना है, रेंज बढ़ाना है ना। इसको थोड़ा सा हम और समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी मीटर की जो रेंज है वो है 1 एम्पियर धारा। मतलब आपका जो मीटर है ये 1 एम्पियर धारा को बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि ये शंट प्रतिरोध आपने जब नहीं लगाया है तब ये माप सकता है। लेकिन अब आपकी सर्किट की जो धारा है आई, है ना, ये मान लीजिए कि 10 एम्पियर धारा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस मीटर की रेंज को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 1 एम्पियर से क्या करना पड़ेगा, 10 एम्पियर करना पड़ेगा, है ना। तो 10 एम्पियर करने के लिए आप यहाँ पर पैरेलल में एक रजिस्टेंस लगाते हो जिसे आप शंट रजिस्टेंस RSH कहते हो, ठीक है। तो ये शंट प्रतिरोध लगाने से क्या होगा कि आपको पता है कि इस नोड पर आकर करंट बढ़ जाएगी 2 भाग में। एक तो आईएम करंट, जितनी मीटर की करंट है इस ब्रांच से फ्लो होगी, यानी कि 1 एम्पियर। बाकी की जो करंट होगी 9 एम्पियर की, वो इस शंट प्रतिरोध से होकर गुजर जाएगी। और जब आपका मीटर 1 एम्पियर करंट को प्रदर्शित करेगा तब आप समझ जाओगे कि 10 एम्पियर करंट आपकी सर्किट के अंदर है। तो इसी शंट
प्रतिरोध का आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि ये शंट प्रतिरोध कितने मान का लगेगा, और अलग अलग रेंज बढ़ाने के लिए ये शंट प्रतिरोध का मान अलग अलग आता है ना। तो किस प्रकार से लाते हैं, है ना, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं शंट प्रतिरोध को, उसी को देखना। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ RSH बराबर आपका शंट प्रतिरोध होता है। ओके, क्लियर है यहाँ पर, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप लोगों को पता है तो करंट डिवीजन रूल, है ना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ करंट डिवीजन रूल की, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। करंट डिवीजन रूल IM यानी कि मीटर करंट बराबर, आप लोगों को पता है कि टोटल इनकमिंग करंट, तो टोटल इनकमिंग करंट क्या है, ये I है इस नोड के ऊपर, ठीक है, इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब जिस ब्रांच में आप धारा निकाल रहे हो उसके विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध। तो विपरीत ब्रांच का प्रतिरोध आपको पता है क्या है, RSH है, यानी शंट प्रतिरोध है, बटे में आप क्या लिखते हो, टोटल प्रतिरोध, मतलब इस ब्रांच का प्रतिरोध प्लस इस ब्रांच का प्रतिरोध। तो आप यहाँ पर लिखोगे मीटर रेजिस्टेंस प्लस शंट रेजिस्टेंस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि I/IM बराबर आप लिखते हो M, और ये जो M होता है इसे आप लोग कहते हो शंट मल्टीप्लायर फैक्टर, शंट मल्टीप्लायर फैक्टर। ओके, क्लियर है, शंट मल्टीप्लायर फैक्टर। तो यहाँ पर मैं इस पूरी इक्वेशन को किस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखिए I/IM बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ RM प्लस RSH अपॉन में RSH, इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर I/IM की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं M लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ M बराबर, आप क्या लिखोगे, RM, है ना। देखो इसको मैं इस प्रकार M बराबर RM प्लस RSH अपॉन में RSH इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इस पूरी इक्वेशन को अगर सॉल्व करके लिखूंगा तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ कि MRSH माइनस RSH बराबर RM, ठीक है। और यहाँ से RSH को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, M-1, और इसको नीचे में अगर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, RSH बराबर RM अपॉन में M-1। तो फाइनल इक्वेशन यहाँ से आप लोगों की आ जाती है RSH बराबर RM अपॉन में M-1। ओके, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशन है ना, यहाँ पर आप लोगों को ये याद रखना है। देखिए अगर किसी स्टूडेंट को ये डेरिवेशन समझ में नहीं आता है तो वो अगर सिर्फ इस सूत्र को भी याद रखता है RSH बराबर RM अपॉन में M-1 तो भी काम चल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट डेरिवेशन का बहुत छोटा सा डेरिवेशन है और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में मान लीजिए कि इस सूत्र को भूल जाते हैं और आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ पर फटाफट से 30 या 40 सेकेंड में इसको डिराइव कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस डेरिवेशन का यही एक फ़ायदा है। आपको ये पैरामीटर बहुत ही क्लियर वे में याद रखना है ना, कि RM बराबर आपका मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो होता है, IM बराबर फुल स्केल करंट होती है, मतलब जितना मीटर नॉर्मल कंडीशन में माप सकता है। M आपका शंट मल्टीप्लायर फैक्टर होता है, I/IM का रेशियो होता है, ठीक है। और RSH आपका वो प्रतिरोध होता है जिसे आप मीटर के समांतर में लगाते हो, है ना। तो इसका कैलकुलेशन आप इस फार्मूले के द्वारा करते हो। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ, है ना। देखो इसको समझते हैं हम। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी मूविंग कॉइल यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है
तथा वह 1 एम्पीयर विद्युत धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। मीटर की माप सीमा निम्नलिखित मान तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो पहला दिया है 5 एम्पीयर धारा के मापन के लिए, दूसरा दिया है 10 एम्पीयर धारा मापन के लिए। मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया है वह यह दिया है कि भाई आपका जो मीटर है यानी कि आपका जो अमीटर है वो अधिकतम कितनी धारा माप सकता है, 1 एम्पीयर धारा का मापन कर सकता है। मतलब आपको दिया है कि जो आपकी मीटर धारा है, मीटर धारा मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होती है, IM। तो IM आपको दिया है 1 एम्पीयर कि 1 एम्पीयर धारा पर यह अधिकतम 1 एम्पीयर धारा का यह मापन कर सकता है। फिर आपको दिया है मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। मतलब जो आपको RM दिया है वह दिया है आपको 2 ओम, है ना। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया है पहला क्या दिया है कि 5 एम्पीयर धारा के मापन के लिए आपको शंट प्रतिरोध की गणना करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 5 एम्पीयर के लिए तो आपको सूत्र पता है, आप क्या लिखते हो, शंट प्रतिरोध RSH बराबर RM अपॉन में M-1। ओके। अब देखिए आपको यहाँ पर अगर हम I की बात करें इस क्वेश्चन के लिए तो कितना दिया है, 5 एम्पीयर। मैंने बताया भी था यहाँ पर कि I आपकी क्या है, वह धारा है जहां तक मीटर की रेंज को बढ़ाना है ना। तो M का वैल्यू अगर हम लिखें तो M बराबर आपको पता है क्या होता है, I अपॉन में IM होता है ना। तो I का मान 5 दिया है, IM कितना 1। तो M का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। RM आपको कितना दिया, 2 दिया है। तो शंट प्रतिरोध RSH बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2/M का वैल्यू 5 माइनस 1, है ना। तो आप इसे लिख सकते हो 2/4, 5 में से 1 गई 4, है ना। जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा 0.5। मतलब आपके पास में अगर 1 मीटर एम्पीयर धारा मापने वाला यंत्र है और उसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, अब अगर उसकी रेंज को आपको 5 एम्पीयर तक बढ़ाना है तो उसके समांतर क्रम में 0.5 ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, है ना। आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। मतलब यहाँ पर ये जो प्रतिरोध है ये कितना लगाना पड़ेगा, 0.5 ओम का लगाना पड़ेगा। चलो दूसरे क्वेश्चन को अगर हम हल करें, है ना, फिर से, तो यहाँ पर इस बार I का मान कितना दिया है, 10 एम्पीयर दिया है, सेम वही मीटर के लिए, है ना। तो यहाँ पर हमको इस बार मीटर की रेंज बढ़ाना है 10 एम्पीयर तक। तो यहाँ पर अगर हम M का वैल्यू लिख रहे हैं तो आप लिखोगे I अपॉन IM। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10/1 मतलब 10, यानी M का मान आपके पास में कितना आ गया, 10 आ गया। अब अगर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करोगे तो आप लिखते हो RSH बराबर RM अपॉन में M-1, है ना। RM का वैल्यू आपको दिया है मीटर रेजिस्टेंस का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2/10 माइनस 1। अब देखो इसको आप अप्रोक्सीमेट हल करके चलिए, लगभग मान, है ना। तो इसको अगर मैं 2/10 लिखूं तो आ जाएगा 0.2 ओम, है ना। यानी कि अब आपको अगर मीटर की रेंज को 10 एम्पीयर तक बढ़ाना है तो आपको जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो है वो लगाना पड़ेगा 0.2 ओम का। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इन 2 क्वेश्चन से आपको एक चीज समझ में आ रही है। वो समझ में क्या आ रही है कि जैसे जैसे शंट प्रतिरोध का मान कम हुआ, देखो यहाँ पर कितना 0.5 ओम आया 5 एम्पीयर धारा के लिए। अगर आपने रेंज बढ़ा दी, 5 से आपने 10 एम्पीयर कर दी, तो अब मान क्या आया, 0.2 ओम आया। मतलब मीटर की रेंज जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे शंट प्रतिरोध का मान कम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आता है।
है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए अमीटर के समांतर क्रम में एक कम मान का शंट प्रतिरोध लगाते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि शंट प्रतिरोध का मान जैसे जैसे कम होता है, मीटर की माप सीमा या रेंज वैसे वैसे बढ़ती जाती है। इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को समझ में आ रही हो। अब कुछ बेसिक पॉइंट अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो आप लोगों को सभी को पता है कि जो अमीटर होता है उसका मापन हम विद्युत धारा के लिए मतलब उसका उपयोग हम विद्युत धारा के मापन के लिए करते हैं। अमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, है ना। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप इसे भी नोटिस करेंगे कि अगर आपका मीटर आइडियल है, मतलब आदर्श अमीटर है, तो आदर्श अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए। ये हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने यहाँ पर आज पढ़ा है कि अमीटर की रेंज को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। अगर कोई छात्र को वैद्युतिक मापक यंत्र को एकदम जीरो से पढ़ना है या बेसिक से पढ़ना है, तो हमने इस सिलेबस में मापन यंत्र को एकदम जीरो से स्टार्ट किया है। आप लोगों को बस ये करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को मापक यंत्र एकदम शुरुआत से मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।